ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट पिछले साल वालों में शायद ये नहीं होगा, इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो लास्ट ईयर के नहीं थे वो रिकॉर्ड कर। बेसिकली केमिकल रिएक्शन बनता कैसे, एक बेसिक रिएक्शन का मैकेनिज्म तो हम सबको मालूम है कैसे बनता है। कभी भी आपके पास यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं या टूटते हैं और क्या बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बराबर है। और इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक। अच्छा, वो ऑफ कर दो, किसकी आवाज़ है, फ़ोन की, बाहर है क्या, आगे कर दो दरवाजा। तो रिएक्टेंट से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, इतनी बात हमको मालूम है। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस के नाम हमें ज़रूर पता होने चाहिए ताकि हमको चैप्टर में आसानी हो। जैसे कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि भाई HCl क्या होता है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl होता है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हमें HCl हो गया, H2SO4 हो गया, कुछ और नाम कौन कौन से थे, नहीं रुको मैं कुछ रेफर करके और नाम बताता हूँ। ये सारे नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे Cu वैसे तो एलिमेंट का नाम है, कॉपर, ये पता होना चाहिए। Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड है। NaCl जो है वो सोडियम क्लोराइड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड है तो वो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने को रट्टा होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट, इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट। और वैसे ही एक दूसरा होता है, क्या होता है, ZnSO4 होता है। ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है ना, उसे हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं। तो एक कॉपर सल्फेट होता है, एक क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड के लिए हमारे पास नाम है HNO3। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा C6H12O6 क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गया। और NaOH क्या होता है, NaH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है इसे, ठीक है। जैसे जैसे नाम मेरे सामने गुजरते हुए जा रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। CaCO3 जो होता है उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, काको3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये कुछ नाम है, कुछ मतलब यही चैप्टर के अंदर बेसिकली आप इन्हीं नामों से खेलोगे। अगर आप इन नामों से गो थ्रू नहीं हो या आपको नहीं पता कि क्या नाम है तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को याद करने का तरीका क्या है, ऐसा ही कुछ तरीका है, ठीक है। CaO क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जो, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये तो सारे नाम हो गए, तो और कुछ पोटेशियम क्लोराइड अगर कहा जाए तो वो होता है KCl, ये होता है पोटेशियम, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, तो ये है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और Cl तो मालूम ही है, क्लोरीन गैस होता है, ठीक है। हाँ, तो एक बार इसको सारे के सारे मेरे साथ में रिपीट कर लो, जैसे हम छोटे बच्चे हम रिपीट करते हैं वैसे ये भी नाम याद रख लो। CH3COOH क्या होता है, ये होता है असेटिक एसिड, असेटिक एसिड। तो अगर आप एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड,
पोटेशियम क्लोराइड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इतने नाम लिख लो पहले। चलो, तो ये लिखने के बाद अब हम एक्चुअल चैप्टर पर आते हैं और रिएक्शन वगैरह शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लेक्चर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस स्पेसिफिक चैप्टर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करा रहा हूँ जिसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं, ना कि अब पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम के टाइम पे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक्चुअली क्वेश्चन लिख कर भी दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपका पहला टॉपिक जो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ेंगे वो ये टॉपिक है कि रिएक्शन लिखते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। व्हेनेवर यू राइट द रिएक्शन, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले व्हेनेवर वी राइट अ रिएक्शन, फर्स्ट वी राइट अ रिएक्टेंट एज सेड अर्लियर। उसके बाद एक एरो दिया जाता है और एरो के बाद क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट को लिखा जाता है ना। इसके बाद हमको मालूम है रिएक्टेंट, कभी कभी इस एरो के ऊपर हम एक डेल्टा बना देंगे या ऐसे कुछ लिख देंगे, कुछ और चीज़ लिख देंगे, तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि आग में घी को डालना, इससे क्या होता है, आग और वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो घी किसका काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। तो अगर कोई भी कैटलिस्ट आप लिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा है या किसी मेटल के प्रेजेंस में आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ एरो के ऊपर नीचे जहाँ पर भी होगा उसको लिख सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्टेट लिखना होगा। स्टेट माने क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है, क्या वो एक्वस है। ठीक है ना, एक्वस का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले, तो मैं अभी फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, वो आपको लिखकर वहाँ बताना पड़ेगा। इसके अलावा रिएक्शन में अगर अपर एरो बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, गैस बन रही है। डाउन एरो बन रहा है तो मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है ना, गैस तो आपको मालूम है क्या होती है, और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ घुलती नहीं है या सोल्यूशन में ज़्यादा होती है वो कहाँ, टेस्ट ट्यूब में कहाँ सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम पर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, बराबर है। तो ये होगा ठीक। इसके अलावा अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मैं देख लेता हूँ। और अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पर या प्रेशर पर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर या कोई और कंस्टेंट है जिसपे ही रिएक्शन हो सकता है, तब आप वो मेंशन करेंगे। सपोज करो हम एक रिएक्शन कर रहे हैं जो सिर्फ 100 डिग्री पर होगा, तो आप यहाँ पर एरो पर 100 डिग्री सेल्सियस मेंशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं होगा, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद होगा। ठीक है, ये बात हो गई। कैटलिस्ट तो हमने लिख दिया और वो सब हो गया, एक्वस भी लिख दिया, ये सब भी लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी। और बीच में प्लस प्लस की साइन आती है तो मालूम ही आपको है ना, दो चीज़ें हम अगर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं Zn+Cl लिख रहा हूँ, उससे जिंक क्लोराइड बन रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस की साइन डालूंगा, बराबर है। तो ये हो गई आपकी बात। जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अब पेज नंबर 33 पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट का तो कुछ नहीं करना, पर उसके नीचे डू यू नो करके लिखा हुआ है, बराबर है। पेज नंबर 33 पर है, वो डू यू नो में क्या लिखा है, देखो, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर वाटर जिंक। ये 102 बार एग्जाम में आ चुका है और बच्चे इसका आंसर नहीं लिख कर आते, क्यों, क्योंकि पेज के नीचे दिया हुआ है और नीचे तक हम जाते नहीं है। मैंने आपको लाइफ टाइम पूरा साल भर क्या बोला है, साइंस में बुक का कोना कोना रीड करो, एक्टिविटी, डू यू नो, वाई, सब रीड करना, सब करना है। तो एक बात याद रखें, यहाँ पे वोटर्स इंक के लिए, वोटर्स इंक के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है, AgNO3 का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछ ले, या आपको ये पूछ ले कि वाटर जिंक क्या है, या वाटर जिंक में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, या सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा यूज़ क्या है, तो आपको बताना है, समझ गए, ठीक है। चलो अब नीचे देखो, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कर लेना, व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एवरीडे लाइफ। तो ये सब छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। और ऊपर जो यहाँ पर रिएक्शन दिए हुए, अच्छा एक चीज़ और, जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो दो शब्द और भी लिखते हैं, एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड। एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब होता है आपने पानी क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया। सपोज करो HCl आपने ले लिया, अब
जो आपका एसिड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, तेज़ है, ठीक है, उसमें अगर आपने पानी की मात्रा ज़्यादा कर दी तो उसको डाइल्यूट कर दिया। अगर पानी है ही नहीं या बहुत कम है तो वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। तो ये दो भी लिखा जाता है वहाँ पर, कभी मेंशन करते कभी नहीं करते, और यूजुअली ये भी लिखा जाता है। तो ये 9 पॉइंट्स है आपके पास, तो किसी भी रिएक्शन के अंदर इन 9 पॉइंट्स में से कोई ना कोई चीज़ आती है, लिख लो उसको भी। देखो रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है आपके पास, काफ़ी सारे रिएक्शन है करने के लिए। तो अगर आप उसको टाइप्स में क्लासीफाई करके करेंगे, रिएक्शन के नाम को समझ के करेंगे, तो दैट विल बी ईजियर टास्क फॉर यू, उससे कर सकते हो। वरना क्या होगा, नाम वाम याद नहीं है, डायरेक्टली धड़ाधड़ रिएक्शन लिख रहे हो, कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, या बैलेंसिंग है पहले, उससे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, बैलेंसिंग तो आपको मालूम ही होगी, है ना, तो डिस्टर्ब तो होंगे। बैलेंसिंग जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बैलेंसिंग आप कर लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आएगा उसमें भी देख लेंगे बैलेंसिंग को। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से शुरू कर रहा हूँ कि रिएक्शन के टाइप्स क्या है। अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमको काफ़ी सारे टाइप है, उसमें पहला टाइप हमको मालूम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बराबर है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको ये पूछ सकता है भाई कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते किसे हैं, किसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है 1 मार्क्स के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, व्हेन 2 or more reactant combine to form a single product, that is called a combination reaction. This is the ideal definition of combination reaction and this is the only definition which you will write in your paper, nothing else. तो ये मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, क्या बोला, when 2 or more reactant combine to form a single product is called a combination reaction. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। घर पे हम कई सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, हीट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बराबर है। तो अब अपने को चाय पत्ती का तो नहीं पूछ सकता, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा बाय द वे, ठीक है। चाय पत्ती का मॉलिक्यूल लिखो, फिर वाटर लिखो, फिर मिल्क का मॉलिक्यूल लिखो, फिर मिलाओ बनेगी चाय, चाय का मॉलिक्यूल लिखो, है ना। तो वो उससे आसान जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो आपको एग्जाम्पल्स दिए वो लेते हैं। आप मुझे बताओ ये NH3 मतलब क्या है, किसका नाम है, NH3 मतलब क्या होता है, ये अमोनिया, क्या है, अमोनिया, निमोनिया नहीं, अमोनिया, ठीक है। तो ये अमोनिया है। तो एग्जाम में आपको आएगा राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या राइट अ रिएक्शन व्हेन अमोनिया या अमोनियम इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको बोलेगा जब अमोनियम को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये पूछेगा, समझ गए। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अमोनिया का क्या पता होना चाहिए अपने को, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला तो HCl आता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला तो H2SO4 आता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला तो CaCO3 आता है ना, पोटेशियम क्लोराइड बोला तो KCl आता है, सोडियम क्लोराइड बोला तो NaCl आता है। ऐसे मुंह ज़बानी फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे अपन। फिर अगर एसिटिक एसिड बोला तो CH3COOH होता है, पहले बाय हार्ट करो फिर चैप्टर आसान लगेगा, ऑल इज वेल, ठीक है। अमोनिया और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये NH3 है और ये क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NH4Cl। तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड नाम है। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, पहला रिएक्शन तो आहिस्ते, आपको एग्जाम में सवाल क्या आएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, एग्जाम में आपको सवाल आएगा व्हाट हैपन व्हेन यू डोंट कॉन्सेंट्रेट इन क्लास, यू डोंट गेट द रिएक्शन, है ना। हाँ दीदी ये खाली हो रही है क्लास, उनका काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है, दीदी क्लास रुका सकती है सारी, उनके पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं है। हाँ होने दो ना, क्या जाता है, यूट्यूब पे बच्चे पढ़ते कहाँ है, पढ़ते थोड़ी है। इतना टाइम वीडियो डाल के देख लिया मैंने, वो पूरा लेक्चर कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। वो इतना सा वीडियो डालो, वो 60 सेकंड का डालो, बच्चे बोलते अरे वाह वाह क्या है, पढ़ो वैसे पढ़ो, मेरे को क्या है, पढ़ने थोड़ी आता है कोई यूट्यूब पे, बाद में आता है पढ़ने, पढ़ने बहुत बाद में आता है।
चलो यहाँ देखो, तो अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्ट आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा या बोलेगा डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल, तो आपको या तो ये पूछेगा, तीसरा सवाल ये होगा व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको मालूम है क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, फटाफट। अब सेकेंड रिएक्शन है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब बोलेगा सर ऑक्सीजन तो O होता है, नहीं, ऑक्सीजन का हमेशा ही फॉर्मूला क्या होता है? O2। ऑक्सीजन अकेला कभी पाया नहीं जाता, वो क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। इसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। ये काफी फेमस रिएक्शन है, वो मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बंद करना पड़ता है। हालांकि इसके आगे के सवाल आपको नहीं होते, CBSE और ICSE वालों को पूछ लिए जाते हैं, जो काफी पहला रिएक्शन होता है बुक का, तो सब बच्चों को याद रहता है ये। तीसरा, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को, अच्छा इसके नीचे लिखेंगे अपन क्या? ये मैग्नीशियम, ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं है, मैं मजाक से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है काओ, है ना, बराबर, बैल। काओ नहीं, काओ में पानी मिलाएंगे तो दूध में पानी मिलाएंगे तो दूध पतला हो जाएगा, है ना। ये इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। CA माने कैल्शियम और ये होता है ऑक्साइड, तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें क्या मिलाना है? पानी। ठीक है, पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और क्या इवॉल्व होगी? हीट इवॉल्व होगी, इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? ये 3 रिएक्शन थे किसके? कॉम्बिनेशन के। बोलो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? When 2 or more reactant combine to form a single product is called combination reaction। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला NaCl। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जरा मैं छोड़ के आता हूँ। तो जो अभी हमने देखा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। डेफिनेशन पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। फिर से एक बार HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड NH3, अमोनिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भाई सामने लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। काओ बोलो ना, काओ। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है, बराबर है। तो इतने तो एटलीस्ट बेसिक नाम लेक्चर के बीच में कोशिश करो कि क्लासरूम के जब बाहर जाओ तो तुमको सब याद हो जाए, बैल भैंस बंदर सब याद हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा कौन सा हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? अच्छा पीछे ग्लूकोज के फॉर्मूले में गड़बड़ दिया, C12 था, वही मैं आपसे सोचता हूँ, मैंने फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखा, वो ग्लूकोज को कट करके फ्रक्टोज करो, वो फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ ग्लूकोज लिखा उसको कट करके फ्रक्टोज करो। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं अभी दे रहा हूँ। देखो कंपोजिशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मिला देना। तो डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को अलग कर देना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे यही बोलेंगे ना, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट गिविंग राइज टू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से क्या बोला? ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक रिएक्टेंट और उसको तोड़कर क्या मिल रहा है? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि तुम एक हो, तुम्हारी अम्मी तुमको मारते हैं पकड़ के और तुम 2 में कन्वर्ट हो जाते हो, तो ये 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं इसका क्या है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। शक्कर को गर्म किया कभी? हाँ, लाइफ में काम धंधे नहीं है तुम लोग, शक्कर ही गर्म कर दो। खाली शक्कर को गर्म किया, सिर्फ शक्कर को, पतीली में डाल के शक्कर को गर्म किया, क्या होता है?
हाँ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो जो ब्लैक बचता है वो क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। तो ये शक्कर है, C12H22O11, ये शुगर है। ठीक है, इसको गरम करो, हीट करो, डेल्टा माने इसको हीट करो, गरम करेंगे तो इसका क्या होगा, शक्कर अपना पानी क्या कर देगी, छोड़ देगी। शक्कर किससे बनी होती है, शुगर केन से। शुगर केन के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी होता है। अब आप किसी चीज को गर्म करेंगे उसका पानी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन अलग हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, अलग। अरे भाई और बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 11, कार्बन कितने हैं, 12, तो कार्बन 12 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 22 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं 11 लगाऊंगा तो 11 2 से कितना होगा, 22, और 11 इंटू क्या हो जाएगा, 11 हो, तो ऑक्सीजन 11 हो गए, हाइड्रोजन 22 हो गए, कार्बन 12 हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन गलती से लिखा है, नहीं है ना, है ना, क्यों, क्योंकि एक रिएक्टेंट से हमने 2 प्रोडक्ट बनाए ना। अरे बनेंगे नहीं 2 प्रोडक्ट, के झूठा झूठा बोल रहा हूँ मैं, बने ना। हाँ, तो एक सिंगल रिएक्टेंट से अगर 2 प्रोडक्ट अपने पास बन गए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अपन लिखेंगे क्या यहाँ पे, ये कौन है, कार्बन, तो लिखना पड़ेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखना पड़ेगा, ये क्या है, वाटर। बात समझ नहीं आई, स्ट्रेट अगर याद है तो लिखोगे तो बेहतर है। तो ये पहला रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो जो कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस पर आते हैं, काको3 पर, काको3, इसका नाम क्या है बोलो, काको3 के अलावा इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपके भी 2 नाम होंगे ना, घर पे एक नाम होगा और एक बाहर नाम होगा। घर पे आपको जो भी बुलाते होंगे, किट्टू किट्टू बिट्टू, तो हमारा इसका घर का नाम काको3 है, पर बाहर का नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। होगा ना आपका ऐसा एक घर का नाम जो किसी को आप बताना नहीं चाहते, ठीक है, आपका होगा ना। घर वाले इतनी तो मोहब्बत करते हैं ना आपसे कि सब लोग बोले बस बाहर निकाल दो तुमको, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा। क्या ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना भाई। तो ये अपेरो बनेगा, क्या बनेगा, अपेरो। उसके साथ ये वाला रिएक्शन समझ में आया, यानी मैंने क्या किया, ये इसका नाम लिखेंगे नीचे, क्या नाम है इसका, उस्मान, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एक चीज को अलग करते हैं। तो ये वाटर, तो अच्छा वाटर को अलग कर दें, H2O2 भी दिया, पर पानी को अलग कर दें। क्या हम पानी को अलग कर सकते हैं, नॉर्मली तो नहीं कर सकते, पानी को पी सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं, पर कर सकते हैं। पानी में अगर करंट पास करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, उसमें, इसमें 2 चीजें हैं ना, पानी को मिलाने के लिए 2 चीजें, क्या क्या है इसमें, H है और O है। तो अगर अलग करेंगे तो क्या होगा, H अलग होगा, O अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर पानी में मैं करंट को दौड़ाता हूँ, यानी यहाँ लिखता हूँ, पानी में मैं क्या पास कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कर रहा हूँ, तो क्या होगा वो देखते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस ऐसे करना है, ये H2 है और यहाँ क्या आएगा, O2 गैस इवॉल्व होगा, ठीक है ना। ये O2 है तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, O, तो ये 2 हो गया, और ये 4H हो गया, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, 2, 2 2 से कितना होगा, 4, ये 4H है, ये भी 4H है, ये 2 है, ये भी तो कितने हो, 2। यानी अगर मैं पानी में करंट पास करूंगा तो हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। समझ में आया। अब हाथ में पानी लेके अलग कर सकते हो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नहीं, पर करंट दोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कॉपी जल्दी से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेसिक फॉर्मेट या एग्जांपल क्या था, या डेफिनेशन क्या था, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। किसी एक सिंगल प्रोडक्ट से आप क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। तो वैसे भी कह सकते हो जो पहले बताया था, ऐसे भी कह सकते हो, उसको दोनों टेक्स्ट बुक में ही लिखे हुए। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ देता हूँ, व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट किससे बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट से बनते हैं। अगर आप एक रिएक्टेंट से बनते हैं, ठीक है। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने किसी एक रिएक्टेंट से, तो वो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे बताओ,
पहला एग्जांपल कौन सा था, शुगर का। शुगर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। अगर मैं उसको हीट करूंगा तो वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा बताओ, क्या क्या बनेगा बताओ ना, कार्बन अलग होगा और वाटर अलग हो जाएगा। इसके अलावा हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3 है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिफरेंशिएट करूंगा, अलग अलग करूंगा, हीट करना था उसमें, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मालूम है, ठीक है। वाटर को अलग करना होता तो हम क्या करते थे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग तीसरे रिएक्शन बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो आपका है, ये फ्रेम में आ रहा है ना, मोबाइल में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, चलो इसको थोड़ा पीछे करना चाहिए था ना, चलो ठीक है रहने दो। अभी आ रहा है, चलो ठीक है। वैसे भी एक एक चीज़ ही बता रहा हूँ, तो एक एक चीज़ें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों क्या होगा वो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता क्या है, उसका डेफिनेशन किसी को मालूम है क्या होता है, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ नहीं, फिर से क्या बोला, when more reactive element displaces less reactive element is called displacement reaction, ठीक है। जैसे कि सबसे बेसिक एग्जांपल था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, बहुत कॉमन एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe। सभी को याद रहता है ये एग्जांपल। इससे क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा। तो इससे दो सवाल बनेंगे, इससे या तो ये सवाल बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन करो और उसका एक एग्जाम्पल लिखो, या तो ये सवाल बनेगा व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन। ये कॉपर सल्फेट है ना, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट नाम है इसका, इसका नाम कॉपर सल्फेट है। इसका नाम क्या है, आयरन नाम है इसका, और इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट है इसका नाम, ये आयरन सल्फेट है। और ये क्या आपका कॉपर है, बराबर है, ये आपका क्या है, कॉपर, बराबर है। तो व्हेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद आयरन, या आपका आयरन, तो उससे क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। इससे तीसरा एक सवाल भी बन सकता है जो दूसरे चैप्टर से आ सकता है, मेटलर्जी वाले में से सवाल आ सकता है। इसमें से ये रिएक्शन देगा और पूछेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन कम रिएक्टिव है। तो इसमें कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, कॉपर और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, क्यों, क्योंकि कॉपर को ही तो धक्का मार के हटाया, उसने बोला चल हट गया यहाँ से, और खुद आ गया। अरे यही हुआ है ना, कॉपर यहाँ आ गया, बोले ट्रेन में सीट होती है ना, थोड़ा थोड़ा इधर करके, तो यह आ गया, इसको भगाई दिया, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊंगा तो शायद याद भी रह जाए, वरना तो पता नहीं क्या है। तो यही बाकी रह गया है, कल से अगले साल से डांस करके पढ़ाओ। अब बच्चे क्या बोले, ये कमाल का टीचर है, ये इंस्टाग्राम मटेरियल है ना। यही तो होता है आजकल, क्या होता है, ठीक है ना। PbSO4 या तो एकदम मतलब वीडियो टाइप तैयार हो गया आ जाए टीचर और पढ़ा दे, तो वो भी सही है। ये Pb और SO4 मिला दिए और यहाँ क्या बना, कॉपर साइड में हुआ। Pb माने लेड होता है, और ये तो सेम है, क्या है, ये कॉपर सल्फेट है। ये एकदम मैं एग्जाम में जो क्रिस्प कंटेंट आ रहा है सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, कुछ ज़्यादा ना कम। लेड सल्फेट है और यहाँ क्या है, कॉपर है, ठीक है। इसमें कुछ टेक्सचुअल ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मार्क कराऊंगा। वो एक बादल वाला क्वेश्चन है, आता ही है, बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डेफिनेशन क्या है बोलो, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, लिख लो इसको। अभी अपना अगला जो टॉपिक है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, अब ये जो है वो है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों होता क्या है वो देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली इसका कमाल ये है कि वो क्या करता है, उसके अंदर वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एग्जाम में अगर आपको आ गया कि रिएक्शन पहचानो और उसके नीचे उल्टा एरो बनाए, डाउन एरो बना हुआ है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके लिख देना भाई वो कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन ही आपकी किताब में इस हिसाब से दिया हुआ है कि व्हेन रिएक्टेंट्स और आयन्स एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं और उससे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? हाँ, जो सॉल्युबल नहीं होता, लास्ट में नीचे जम जाता है, टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई देने लगता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। जैसे कि मैंने एक गिलास ले लिया, पानी ले लिया, उसमें मेरे को मालूम है 2 चम्मच शक्कर घुलेगी और मैंने 8 चम्मच डाल दिया, तो नीचे जो जमा हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसे तो इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है वाटर जिंक वाला, तो उसको याद रख लेते हैं। ये अपने को मालूम है ये क्या है? AgNO3 मतलब क्या? सिल्वर नाइट्रेट, पढ़ा था अभी अपन ने। तो AgNO3 जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ठीक है। प्लस NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये हम सबको मालूम है, तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये क्या हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, बराबर है। इसको हम मिलाएंगे तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, ये बनेगा जो कि वाइट होगा और बनेगा NaNO3, ठीक है। और ये क्या है? एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा ये, ठीक है। हाँ, तो सुनो, ये जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये डाउन एरो आ गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलेंगे, इसको और जस्टिफाई करेंगे अगर डबल डिस्प्लेसमेंट के, तो Ag किसके साथ मिल गया? Cl के साथ। Na किसके साथ मिल गया? NO3 के साथ। तो 2 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए भी क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो व्हेन रिएक्टेंट्स और आयन एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो मेरे को, कंपोजिशन रिएक्शन क्या था? चलो शुरू करो। हाँ, कंपोजिशन रिएक्शन क्या था? When 2 or more reactant combine to form a single product is called a composition reaction. Decomposition reaction क्या था? When 2 or more हाँ, when one reactant बोल लो, when one reactant forms 2 or more product is called a decomposition. फिर कौन सा था? Displacement reaction। क्या था? When one more reactive element displaces another less reactive element is called displacement reaction. और double displacement क्या था? क्या था? When reactant और ion exchange to form a precipitate is called double displacement reaction. एक एग्जाम्पल दो मेरे को उसका, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दो। CuSO4 प्लस Fe, तो क्या होता है? FeSO4 प्लस Cu, बराबर है ना। और मेरे को एग्जाम्पल दो एक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो एक। क्या? कुछ नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हो? C+O, हाँ। और मैंने अमोनिया का एग्जाम्पल दिया था किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में दिया था, बराबर है। NH3 प्लस Cl क्या होता है? HCl क्या था? NH3 प्लस HCl क्या होता है? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल था। और डबल डिस्प्लेसमेंट का तो तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह वाला भी एक होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला टाइप का रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये भी सुन लो, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये देख लो, अभी बाद में लिखना। एक होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक है एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सबको मालूम ही होता है वैसे तो। एंडोथर्मिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम के अंदर हीट जनरेट होती है, बाहर नहीं जाती, हाँ, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहाँ सिस्टम से हीट क्या होती है? बाहर जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक पतीली के ऊपर हमने लिड लगाया, ढक्कन लगाया, हमने हीट कर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर ही हीट बढ़ी है, तो क्या हो गया? एंडोथर्मिक। वैसे ही आपने किचन में एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया, सारी हीट वहाँ से क्या हो गई? बाहर चली गई। ये क्या हो गया हमारे लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब सिस्टम के अंदर हीट बढ़ती है या सिस्टम के अंदर ही हीट जनरेट होती रहती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो सिस्टम से हीट बाहर चली जाती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको कहलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर खाली कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्सोथर्मिक के लिए जो किताब में बोला जाएगा वो देख लो। एक्सोथर्मिक के लिए किताब में आपको पहला एग्जाम्पल दिया है फॉर्मेशन ऑफ आइस, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। पानी से जब बर्फ बनता है तो यही होगा, पानी की गर्मी को आप निकाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा ना। पानी के टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो आइस बन जाएगा, वो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये भी एग्जाम्पल याद रखो, नॉर्मली तो हमको नहीं पता ये एग्जाम्पल,
ये है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में मिला लेंगे, किसमें मिला लेंगे, पानी में मिला लेंगे, तो जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा। मतलब जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालेंगे तो ऐसे करके हीट बाहर आएगी। जैसे गर्म तवे पे होता है ना, पानी मारते तो क्या होता है, ऐसा होता है, अरे हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। आपने ठंडा पानी लेके उसमें मारा, वैसे हीट क्या हुई, वहाँ से बाहर निकली, बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। और इसके अलावा इन प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एक्सोथर्मिक का और भी एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है, अगर किसी एसिड को आप डाइल्यूट करें, एसिड को डाइल्यूट करने का क्या मतलब होता है, एसिड में क्या मिलाना, पानी मिलाना। जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, उसमें पानी मिलाते हो, तो बहुत ज़्यादा हीट बाहर आती है। एक सवाल है सीबीएसई की किताब में, जब आप एसिड में पानी मिलाते हो तो उसको हल्के हल्के पानी को आपको मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जोर से पानी डालोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट बाहर आएगी। बहुत ज़्यादा हीट बाहर आएगी तो आपका मुँह जल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा पानी डालो, ऐसे स्टर करो, थोड़ी हीट बाहर आएगी, थोड़ा पानी डालो, स्टर करो, थोड़ी हीट बाहर आएगी। तो ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो आपको तीसरी चीज़ में ये भी पूछ सकता है कि ये वाला रिएक्शन जिसमें हम एसिड को डाइल्यूट करें कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बर्फ पानी से बर्फ बन रहा है तो कौन सा एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिला रहे तो भी कौन सा एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का। ये छोटी छोटी बातें किताब में पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेगी, जो हमको याद नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के तो एग्जाम्पल भी दिए हुए, तो वो एक देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का, एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड को लेना है, CaCO3 को लेना है। कैल्शियम क्लोराइड को कार्बोनेट को हीट करना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनने वाला है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाला है। ठीक है, आप इसमें क्या करो, हीट करो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये एग्जाम्पल आपके लिए कौन सा है, एंडोथर्मिक है। हीट कर रहे हो ना, सिस्टम में हीट बढ़ रही है। अब आपने यही एग्जाम्पल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लिया पर उसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बराबर। और क्या बनेगा, और ये कैल्शियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या बचा, ऑक्सीजन बचा है। बस इतना ही लिखना है, तो उतना ही छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे हीट क्या होगी, बाहर आएगी। ये कौन सा एग्जाम्पल है, मैंने कई बार बता चुका हूँ तुमको। गांव में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के पेंट नहीं होते। वहाँ क्या होता है, बड़ा सा चूने का पत्थर होता है, ड्रम होता है और पानी होता है। अगर मालूम होगा तो गांव में अपनी तरह पेंट इतना स्मूथ पेंट नहीं लगाते। ये इतना दिख रहा है ना एकदम मस्त मुलायम पेंट, ऐसा नहीं होता है। गाँव में ऐसे खड़दूड़ी दीवार पे ही लोग अपने हाथ से पेंट मार देते हैं। आपको दिखेगा, वो तो दिखाई देगा कि हाथ से कराओ। वो क्या करते हैं, पहाड़ से बड़े सा चूने का एक पत्थर लेके आते हैं, ड्रम लेते हैं, चूने का पत्थर को ड्रम में डालते हैं। अब वो उबलता है, लिटरली उबलता है वो, मैंने देखा है, लिटरली वो उबलता है और उससे फिर कलर बनता है और वो फिर कलर को दीवार पे लगाता है। हाँ, ड्रम बिना, तो ये पानी है ना इधर, बिना पानी का कैसा आएगा, है ना। चलो लिख लो। आदमी जब अपने हाथ से जो नोट्स बनाता है ना, वो कभी नहीं भूलता। दूसरे के लिखे हुए नोट्स पढ़ना और अपने नोट्स बनाना, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। आप जो लिखते हो ना, तो वो आपको ज़्यादा टाइम याद रहता है। क्यों ऐसा, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो हमारा बहुत सारे सेंसेस काम करते हैं, आँख, हाथ, सोचना, लिखना, ये सब काम करता है। तो जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, आदमी को उतना याद रहता है। जबकि दूसरे का नोट्स लेके हम पढ़ते तो सिर्फ हम रीड करते हैं। तो अपने खुद के नोट्स बनाओ तो लॉन्ग टर्म में याद भी रहेंगे वो नोट्स। ठीक है ना। और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हैंडी है। फटाफट आपने कर लिया और हो गया। कहीं रुक गए तो लेक्चर का रेफरेंस से उठा लिए, थोड़ा सा देख लिए, बाद में मोबाइल साइड में रख दिए। तो इतना सारा मैं कुछ करके दे रहा हूँ, एट दी एंड आउटकम यही आना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का एटलीस्ट मैथ साइंस में तो पार नंबर आना चाहिए। मतलब आप मान के चलो कि आप 95 प्लस का टारगेट रख के चल रहे हो मैथ साइंस में, क्योंकि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एटलीस्ट ये दो सब्जेक्ट में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये हमारे हाथ में, इसको खींचना करना ये हमारे हाथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा है और नीचे लिखना पड़ेगा, पीछे लिख दो। चलो ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो अच्छा, देखो यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। रेट का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ को एज कम्पेयर टू टाइम से करते हो तो उसे हम रेट कहते हैं। किसी चीज़ को टाइम के कंपैरिजन में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, ठीक है, जिसे हम पावर कहते हैं, ऐसा।
तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन फास्ट या स्लो होता है तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसका फास्ट या स्लो होना। तो सबसे पहली चीज़ लाइन से ही जाता हूँ मैं, पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। अब इसका मतलब क्या, इस पर पूरा गिव रीजन बनाया और कई बार आया भी है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिएक्टेंट आपका एर्गॉन है तो रिएक्शन कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एर्गॉन तो रिएक्ट ही नहीं करता। अरे एर्गॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अगर आपका एक रिएक्टेंट कॉपर है और एक रिएक्टेंट आयन है, आयन वाला होगा तो जल्दी हो जाएगा, कॉपर वाला होगा तो लेट होगा। क्यों, क्योंकि आयन इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कॉपर। तो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट का नेचर कैसे है। अगर नेचर हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन फटाफट होगा। अगर रिएक्टेंट बहुत स्लोली रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप कोई चांदी की चीज़ लेते हैं तो फौरन काली पड़ जाती है क्या, नहीं, टाइम लगता है ना, उसको टाइम लगता है। सोना तो काला पड़ता नहीं है, सालों साल लगते हैं, पुश्तैनी सोना होता है। दादी के दादी के दादी का लोगों के पास सोना पड़ा होता है, 3-3, 5-5 जनरेशन का। काला पड़ता है नहीं, थोड़ा सा डल हो सकता है पर काला पड़ता है नहीं। क्यों, क्योंकि गोल्ड हवा से रिएक्ट करता ही नहीं है। सिल्वर कर लेगा एक बार, पर गोल्ड तो हवा से रिएक्ट करता ही नहीं है। जब नहीं करता है तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो। अगर वो जल्दी से रिएक्ट कर सकता है तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर वो कर ही नहीं सकता तो रिएक्टेंट की स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी या होगी ही नहीं। तो पहली चीज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होता है साइज ऑफ पार्टिकल। ये बड़ा आसान चीज़ है ना, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। पार्टिकल का साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा रिएक्शन क्या होगा, उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर ना एक एग्जाम्पल हो, शाहबाद टाइल्स का एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम में आया भी होगा। ये शाहबाद टाइल्स के बारे में कभी आपको कोई गिव रीजन आया था शाहबाद टाइल्स के बारे में, है ना, ये होगा आपको। ठीक है ना, पार्टिकल जितना स्मॉल होगा रिएक्शन क्या होगा उतना फास्ट होगा। अब मैं शाहबाद टाइल से एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, देखो। और पार्टिकल जितना बड़ा होगा, पार्टिकल जितना बड़ा होगा, बिग होगा, जितना बड़ा होगा रिएक्शन उतना स्लो होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल था, आपने शाहबाद है ना, क्या शादाब है, शाहबाद है, तो शादाब टाइल ले लिए। हाँ, तो शाहबाद टाइल्स को आपको रिएक्ट करवाना था इसके साथ, HCl के साथ, है ना। तो अगर इसके पीसेस से रिएक्ट करवाएंगे, इसके पीसेस रहेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। अगर इसी का अपन पाउडर बना लेंगे, टाइल का क्या बना लेंगे, पाउडर, तब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, फास्ट है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का साइज, रिएक्टेंट में पार्टिकल का साइज क्या करता है, मैटर करता है। सुहान वो डोर ओपन कर दो पीछे का। पार्टिकल का साइज क्या करता है, मैटर करता है। हाँ, खोल दो पूरा। पार्टिकल का साइज क्या है, मैटर करता है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो पाउडर रहेगा तो जल्दी रिएक्ट कर रहा है, पीसेस रहेगा तो स्लो रिएक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अगर केमिकल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो जल्दी रिएक्ट करेगा, कम है तो लेट रिएक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा पानी मिला है तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा या तो नहीं होगा। अगर रिएक्शन में पानी कम मिला है या है ही नहीं पानी तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही जल्दी होगा। आपको स्कूल में जो भी केमिकल दिए जाते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। तो हमारी रिएक्शन में भी क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जितने भी रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो सीधा सीधा है ना, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा रिएक्शन क्या होगा, उतना स्लो होगा। ये चार बातें समझ में आई जिस पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। पांचवी बात भी लिखी है, वो भी देख लो। पांचवी बात है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट का बेसिकली मतलब हमने चैप्टर के अभी स्टार्ट में देखा था। क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती पर रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं।
जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हमने पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो इसमें कैटलिस्ट क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि कैटलिस्ट में यहाँ पर एग्जांपल है KClO3 है, अगर इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के डिकम्पोज रैपिडली, तो अगर इसको हीट तो करना है पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो ये रिएक्शन जल्दी होगा, पोटेशियम क्लोराइड अलग होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का एग्जांपल है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या है। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन है द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन केमिकल रिएक्शन टू इट इज कॉल्ड अ केमिकल कैटलिस्ट। मतलब क्या, जिसके प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन के रेट में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, पर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे तो वो क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगा। बात समझ में आई, लिख लो। जो बच्चे कहते हैं ना कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ के है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, फिर है रिडक्शन और फिर है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कंपैरेटिवली पढ़ लेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा और आसानी से हो भी जाएगा, और इसके एग्जाम्पल्स और काफ़ी सारी चीज़ें देख लोगे तो ये आपके लिए आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऑक्सीडेशन सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ऑक्सी और डेशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। पर इसके दूसरा भी एक माने है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये खुश होता है कि अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये खुश हो जाता है। ठीक है, ये होगा। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में उल्टा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और या तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तब भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और तीसरा होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। मतलब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, किसी से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा और किसी से ऑक्सीजन निकल रहा होगा। इससे पूरा एक ही सिंगल इक्वेशन में या सिंगल रिएक्शन के अंदर ये परफॉर्म होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब सबके एग्जाम्पल देखते हैं और कंपैरेटिवली समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे कि सबसे आसान एग्जाम्पल इसका ये था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को मिला लो तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा उल्टा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम ये है MgH2 है, इसका फॉर्मूला नहीं पता मुझे क्या है, ये Mg हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H2 बाहर हो गया, तो यहाँ से H2 बाहर हो गया तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तब भी क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं इस पर क्या बोलते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल दिया ऑक्सीडेशन का ये है, अगर आप इथाइल अल्कोहल लेंगे, कार्बन कंपाउंड तो अपन ने पढ़ा है, तो अगर हम इथाइल अल्कोहल लेंगे और उसमें एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, नेसेंट माने समझते हो, ये ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है हमने, ठीक है। नॉर्मली ऑक्सीजन कैसा होता है, O2 के फॉर्म में होता है, अरे O2 ही होता है ना, ये सेल्फी नहीं खींच रहा हूँ मैं, क्या होता है, O2 ही होता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ क्या है, O है, आज की जनरेशन ये सब उनको यही समझता है, ठीक है ना, तो ये O होता है, तो इसमें अगर O ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। इसमें भी क्या हो, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये क्या था, इथाइल अल्कोहल था, क्या था, इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल था, इसमें आपने ये ऐड कर दिया, तो ये ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, एसेटिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकता है, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो और बताओ कि क्या बनता है, या बोलेगा पूरा रिएक्शन करके दिखाने बोलेगा, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा ये हिस्सा मैं यूजुअली नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे रिएक्शन है और बहुत बड़ा है, वो बच्चे याद नहीं कर पाते उसको, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, तो ये वाला इतना पार्ट हो गया। अभी यहाँ पर एक रिएक्शन है, अच्छा पहले इतना ज़रा लिख लो, तो दिस हैज़ टू बी सम मोर थिंग फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। इसके आगे यूजुअली तो नहीं करते हैं लोग, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा एक पढ़ लेते हैं इसमें चीज़। ये रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक दो और बातें पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेके। एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक डेफिनेशन भी है।
हमने अब तक दो डेफिनेशन पढ़े। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का निकल जाना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना या ऑक्सीजन का निकल जाना। पर ऑक्सीडेशन का एक और एक डेफिनेशन भी है और रिडक्शन का एक और एक डेफिनेशन भी है। ऑक्सीडेशन का एक और एक डेफिनेशन ये कहता है जब लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लूज करते हो तो इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहली चीज ये भी एक डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। कैसे होता है क्या है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट एटलीस्ट इतना याद रख लो, ये पूछा जा सकता है। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन यूजुअली हमने नहीं पढ़ा है साल भर, इस कॉल्ड रिडक्शन। इसके अलावा भी और एक बात है जो हमको याद रहनी चाहिए, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये सुना सा होता है पर हम यूजुअली देखते नहीं इसको, वो भी देख लो। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे एजेंट का काम क्या होता है? कोई चीज़ को अरेंज करके देना, बराबर है, उसको अरेंज करके देता है। अगर घर का एजेंट है तो घर अरेंज करके देगा, पिकनिक का एजेंट है तो पिकनिक लेके जाके देगा, जो हम जा रहे नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको जूते चाहिए, स्नीकर्स चाहिए बिना टैक्स के, तो वो अरेंज करके देगा, उसका एजेंट अपना लोग होता है ना। तो एजेंट का काम क्या होता है? किसी चीज़ को अरेंज करवाना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पर समझाता हूँ कैसे। देखो टुकड़ा टुकड़ी होती है, देखो यहाँ पर। अरे रुक जा माज, रुक जा, सबर, ठीक है। इतना लिख के कहाँ जाएगा, तेरा खुतबा है आज मस्जिद में। चलो यहाँ देखो, कॉपर ऑक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये कॉपर बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा। बोले भाई इसमें खास बात क्या है? कोई खास बात नहीं है, इसमें एक खास बात है। पहले तो कॉपर रिड्यूस हुआ है ना, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गए। जब ऑक्सीजन निकल जाता तो हम क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉपर रिड्यूस हुआ है। आप बोलेंगे हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ तक तो हमको समझ में आता है। और ये कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है इसके अंदर, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। बट आपको इसमें एक और एक चीज़ भी पूछता है, इसमें पूछता है कि भाई रिडक्टेंट कौन है? रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को ये लोग कहते हैं महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में। हालांकि रिड्यूसिंग एजेंट 11वीं में जाओगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा तुम्हारे लिए केमिस्ट्री में, बट अभी ये बोलेगा कि भाई इसमें रिडक्टेंट कौन है। रिडक्टेंट माने जो कम करने आ रहा है, जो कम करता है वो कौन है, रिडक्टेंट कौन है इसमें, वो पूछा गया आपने। अब तो इसमें रिडक्टेंट कौन है वो पता लगाना है। अब कैसे पता लगाएंगे कि रिडक्टेंट कौन है? अब इसमें रिडक्टेंट पता लगाने के लिए मतलब कौन आया था ऑक्सीजन को लेने के लिए? हाइड्रोजन आया था। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ऑक्सीजन अलग होता? नहीं होता, शायद नहीं होता। तो जो इनको लेने आया था, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आई? तो इसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अगर कोई ऑक्सीजन को देने आ जाएगा जो आगे के रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन में ये पूछ सकता है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है, या ये पूछेगा इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, या आपको ये पूछेगा कि कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको सब बोलेगा। इसके अलावा आपको वनस्पति घी का एक एग्जाम्पल पूछा गया होगा, शायद कहीं ना कहीं होगा, है ना। वो वनस्पति घी के लिए आपको पूछा गया होगा, हाइड्रोजनेशन वाला एग्जाम्पल है, याद है? वो घी में आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, और घी में जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो वो खुल जाएगा बहुत, मतलब वो घी किसमें बंद होता है? डब्बे में बंद होता है, ठीक है। अब वो डब्बे में जब घी बंद होता है तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है। और जब वो जम जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। देखो कैसी बास आती है, कोई घी गर्म करता है, नहीं सुनी बास? अरे किसी के घर में घी गर्म हो रहा है तो बास आती है ना, पूरी बिल्डिंग को मालूम पड़ता है भाई इसके घर में घी गर्म हो रहा है ना। तो वो जब गर्म होता है तो बेसिकली वो हाइड्रोजनेशन कहलाता है, वो एक तरह का रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वनस्पति घी का अगर एग्जाम्पल आए तो वहाँ पर रिडक्शन याद रखना, ठीक है। ये एक छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, यही है बस, एग्जाम का कंटेंट यही है, ठीक है। ये भी लिख लो, ठीक है ना। आखिरी चीज़ है करोजन, करोजन पढ़ना है अपने को, ठीक है। चलो
कोरोजन पढ़ेंगे। अब कोरोजन में क्या होता है ये देखते हैं। कोरोजन और रस्टिंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कोई बताएगा? रस्टिंग और कोरोजन में क्या फ़र्क है? अगर कोई भी मेटल खराब होता है तो वो आता है कोरोजन के अंदर, ठीक है। अगर आयन स्पेसिफिकली एयर के प्रेजेंस से खराब होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग। यूजुअली बच्चे दोनों को मिक्स कर लेते हैं और दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो रस्टिंग अलग है और कोरोजन क्या है? अलग है। समझ गए? ऐसा। तो जब हवा लग जाती है किसी चीज़ पर, अच्छा ये जो एक्टिविटी है भाई ये मेहरबानी करके देख लेना, ठीक है ना। ये वाली जो एक्टिविटी है, जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी, जो इधर देख रहे हैं वो भी, ये एक्टिविटी को मेहरबानी करके कर लेना। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कीला है, कीले के अंदर एक सोल्यूशन है। आपको बताना है कीले पर कौन सा पानी चढ़ा कौन सा नहीं चढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पर, बताना है आपको, ठीक है ना। पेज नंबर 44 पर है। अच्छा सुनो, तो ये जो रस्टिंग का फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है, ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। वो होता है Fe2O3.XH2O। ये फॉर्मूला है। उसको टेस्ट लिखने दो आसान। Fe2O3.XH2O ये क्या है? ये रस्टिंग का फॉर्मूला है। फरहान एक जगह इधर खा लिए और बीच में खा लिए, चलो ठीक है। तो ये रस्टिंग का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब इसके अंदर ये रस्टिंग का एक फार्मूला हो गया और ये एनोड और कैथोड वाला एग्जांपल कौन सा लिया गया है? अच्छा तो सुनो, अब आयन का सरफेस है, लोखंड है, ये लोखंड है ना। ये बेंच का ये फ्रेम किससे बना है? लोखंड। हम इस पर पेंट क्यों करते हैं? अच्छा दिखने के लिए एक तो चीज़ है, दूसरा इस पर जंग ना लगे। पेंट लगने से जंग क्यों नहीं लगेगा बताओ? पेंट लगने से एक लेयर आ जाएगी, तो हवा और लोखंड के बीच में पेंट की लेयर होगी, और जब तक वो लेयर रहेगी तो हवा किस पर लगेगी? पेंट पर लगेगी, और पेंट पर लगेगी तो जंग नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन कैसे होगा वो देखो दिया हुआ है। अगर आयन को ले लो, यहाँ पर आयन है, इसको ले लो। आयन मान लो कि एनोड की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। एनोड कैथोड तो मालूम होगा ना। सुनो, तो ये आयन है, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। आयन क्या? एक मेटल है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2+। क्या लिखेंगे? 2+। क्यों लिखेंगे 2+? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चार्ज, 2+ का चार्ज आएगा। और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रिएक्शन समझा क्या है? मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो मैंने यहाँ पर लिखे। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। अगर ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन का पार्ट दिया हुआ है, समझो। तो देखो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर दिया है 4H + 4 इलेक्ट्रॉन, ये मिलाकर 2H2O बनेगा। मतलब ये रिएक्शन कैसे हुआ इसको ध्यान से समझो। हाइड्रोजन जो है, अब ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? नंबर क्या? 6 है ना, 6 होता है हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना है? 6 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ये दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे बराबर है ना। अगर O2 है तो हाइड्रोजन भी कितने चाहिए? मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। देखो एक ऑक्सीजन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाइड्रोजन आएगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितने हाइड्रोजन बैठेंगे? 2। फिर दूसरा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि O2 है ना, तो दूसरा ऑक्सीजन होगा तो और 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 4। यानी कि ये 4 हाइड्रोजन आ गए, ये O2 आ गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बताने के लिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन का इंटेक हो रहा है यहाँ पर टोटल, तब जाके क्या बनेगा? H2O बनेगा। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये टोटल रिएक्शन जो है, वैसे टोटल रिएक्शन पूछा नहीं जाता, पर फिर भी ये पूरा कंबाइन कर लोगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा बनेगा। Fe3+ + 4H2O, इसको मिलाओगे तो बनेगा Fe2O3। ये रिएक्शन को रट्टा करके जाना, H2O + 6H। तो ये जाके इस तरह से होगा और ये मेटल आपका करोड होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये रस्टिंग और कोरोजन का एग्जांपल, ये डायरेक्ट 1 मार्क के लिए पूछ लेता है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। X क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। लिख लो इसको।